Hello, my dear students, and this is your chapter 3rd of Nazism, of history, NCRT, for your class 9th. And the name of the chapter is Nazism and the Rise of Hitler. So we have done the part 1. Part 1 में हमने इसकी क्वेश्चंस किए थे. कहाँ तक किए थे? Let me check out. So हमने यहाँ तक कर लिया था बच्चा. ये क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया था. What did Hitler formally announces his violations? कब वायलेशन ट्रीटी की थी इसने और अनाउंस की था ट्रीटी ऑफ वर्सल्स. ये कर लिया था ना हमने. तो अब हम करने जा रहे हैं बच्चा दिस क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ नाजीज रिगार्डिंग द ज्यूज? द आइडियोलॉजी ऑफ नाजीज रिगार्डिंग द ज्यूज वर, ऐसे हम अपना आंसर लिखेंगे. कैसे? सी. ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड अंडर नाजीज. सारे स्कूल जो थे वो साफ़ सुथरे किए गए थे और प्यूरिफाई किए गए थे अंडर नाजिज्म. इसका मतलब ये था बच्चा, इसका मतलब ये नहीं था कि सैनिटाइज कर दिया, सबको साफ़ सुथरा कर दिया. ऐसा नहीं. साफ़ सुथरा कैसे किया वो देखो. जो टीचर्स थे उनको डिसमिस कर दिया गया. जो जूस टीचर थे, ठीक है, उनको डिसमिस कर दिया गया. हु वर फाउंड टू बी जूस, कहा था ना मैंने, जो जूस थे और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल. जो अनरिलायबल थे यानी कि जैसे जिप्सीज थे, जिप्सीज एंड जो हैंडीकैप्ड वगैरह थे. ठीक है. नेक्स्ट, जर्मन एंड ज्यू चिल्ड्रंस वर नॉट अलाउड टू सिट और प्ले टुगेदर. और जो जर्मन और ज्यू चिल्ड्रंस थे वो साथ में बैठ भी नहीं सकते थे और ना ही साथ में खेल सकते थे. ओके, अगला समझो. ऑल द अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस, ज्यूज, जिप्सीज एंड द फिजिकली हैंडीकैप्ड वर डिसमिस्ड फ्रॉम स्कूल्स एंड, यहाँ पर बच्चा ये आएगा फाइनली, लिख दिया यहाँ पे, फाइनली आएगा. तो फाइनली आएगा वर टेकन टू गैस चैम्बर्स इन द 1940s. तो क्या होता है बच्चा, अब सब अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस को, कौन कौन? ज्यूज, जिप्सीज एंड द फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन सब को ले जाकर इनको सबको स्कूल से निकाल दिया. और फाइनली क्या किया? दे वर टेकन टू गैस चैम्बर्स में ले जाया गया और वहाँ पर उनको मार दिया गया 1940s के टाइम में. तो ये थी आइडियोलॉजी नाजीज की रिगार्डिंग द ज्यूज. चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं बच्चा. व्हाट डू यू नो अबाउट नाजी स्कूलिंग? नाजी स्कूलिंग क्या थी? ओके स्टूडेंट्स, सो नाजी स्कूलिंग कैसी थी उस टाइम पे, हम वो देखेंगे अब इसमें. ऑल गुड जर्मन्स, जो अच्छे जर्मन्स कहा जाता था उन्हें, तो जो जितने भी गुड जर्मन्स थे, चिल्ड्रंस थे, वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग. यानी कि उनकी जो बुक्स वगैरह थी उनमें सब कुछ बताया जा रहा था कि हेट ज्यूज एंड वॉरशिप हिटलर. ऐसे सारी बातें बताई जा रही थी कि किस तरह से ज्यूज बहुत बुरे होते हैं. और ऐसे बताया जा रहा था कि जैसे उनकी नाक थोड़ी अजीब होती है, ऐसे डरा के बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता था. तो और जैसे कि जो हेयर स्टाइल होता है जैसे हिटलर जैसा, वैसा सबको होना चाहिए. और जो आइज़ थी उसकी ब्लू आइज़ थी ना, वैसी ही आइज़ एक जर्मन की होती है और वो ज्यूज नहीं हो सकते. ठीक है. तो ऐसे जो होते थे उनको ही जर्मन्स कहा जाता था, गुड जर्मन्स कहा जाता था. और बाकी की जिनके भी ऐसे नहीं होते थे उन सबको मरवा दिया जाता था. ठीक है. तो ऐसी स्कूलिंग होती थी. फाइन. All good German children were subjected to a prolonged period of ideology training, a process of Nazi schooling. Nazi schooling का एक process था ये. School textbooks were rewritten. जितनी भी टेक्स्ट बुक्स थी वो सब कुछ दोबारा से लिखी गई. Racial science was introduced to justify Nazi ideas of race. अब क्या बताया? रेशियल साइंस क्या होता है बच्चों, पहले ये समझो. रेशियल साइंस है, देखो ये मैं जो ट्रायंगल बना रही हूँ ना, इसमें 3 पार्ट्स हैं. तो इसमें सबसे नीचे पे आते थे ज्यूज, सबसे बुरा बताते हुए, और सबसे ऊपर आते थे प्योर
आर्यन, जो आर्यंस होते थे उनको, और वही सब होते थे जर्मन थे, ठीक है। और बाकी के ज्यूज़ नीचे आते थे, ज्यूज़, जिप्सीज़ और पॉलिश, ठीक है। बाकी जितने भी लोग थे, और कुछ रशियंस को भी यहाँ पर मरवा रहे थे ये, ठीक है। इन सबको रेशियल, इसे कहते हैं बच्चों रेशियल साइंस, ओके। सो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी नाजी आइडियाज़ बताए जा रहे थे, जिसमें रेस के हिसाब से। चिल्ड्रंस वर टॉट टू बी लॉयल, सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वॉरशिप हिटलर। बोला जा रहा था कि उन्हें एकदम थोड़ा गुस्से में रहना चाहिए और ज्यूज़ को हेट करना चाहिए, वॉरशिप करना चाहिए हिटलर को, ओके। एंड इवन sports were used to nurture a spirit of violence and aggression among children। तो स्पोर्ट्स में भी जैसे कि बॉक्सिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसी वायलेंस स्पिरिट जगाने के लिए बच्चों के अंदर ये ऐसे स्पोर्ट्स करवाए जाते थे जिनसे कि उसके अंदर गुस्सा उबले ज्यूज़ के लिए, ठीक है। सो हिटलर बिलीव्ड बॉक्सिंग मेड चिल्ड्रन आयरन हार्टेड। तो वो क्या चाहता था कि बच्चे आयरन हार्टेड हों, कठोर दिल के हों, ओके, और स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन, ठीक है। तो इसलिए उसने बॉक्सिंग को भी कंपलसरी करा दिया था स्कूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा पार्टी, योर क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द नाजीज आइडियोलॉजी रिगार्डिंग मदरहुड। तो नाजीज की आइडियोलॉजी जो थी मदरहुड के हिसाब से क्या थी, तो देखो ऐसे लिखना है आपका आंसर, या इन नाजी जर्मनी चिल्ड्रंस वर रिपीटेडली टॉट दैट वुमेन आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। इट वॉज प्रीच्ड दैट द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन वॉज रॉन्ग एंड इट कुड डिस्ट्रॉय द सोसाइटी। वो कहते थे कि जो इक्वल राइट्स होते हैं वुमेन और मैन के पास, या कि जो इक्वल आइडियोलॉजी जो थी, तो नाजी जर्मनी में जो चिल्ड्रंस थे उन्हें कहा जाता था कि जो वुमेन्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है मैन से, और जो वो फाइट करती हैं उनकी इक्वल राइट्स के लिए मैन और वुमेन के, तो वो सब गलत है। एंड इट वुड डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, और कहते थे कि सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। द बॉयज़ वर टॉट टू बी एग्रेसिव, मस्कुलिन एंड स्टील हार्टेड। तो बॉयज़ को क्या कहा जाता था कि आपको थोड़ा गुस्सा सा रहना है और एकदम स्ट्रॉन्ग रहना है, एंड मस्त है ना। सॉरी स्टूडेंट्स, या सो just a second। Why isn't it not working, yeah? Yeah, so और क्या होता था, द बॉयज़, तो उन्हें बॉयज़ को कहा जाता था कि आपको एग्रेसिव गुस्से वाला रहना चाहिए और मस्कुलिन रहना चाहिए, एकदम बॉडी बिल्डर, और स्टील हार्टेड होना चाहिए, एकदम कठोर दिल वाला। द गर्ल्स वर टॉट टू बिकम गुड मदर्स। तो गर्ल्स को कहा जाता था टू बिकम द गुड मदर्स, ओके। दे वर सपोज टू रियर प्योर ब्लडेड आर्यंस। उन्हें कहा जाता था कि दे हैव टू रियर प्योर ब्लडेड आर्यंस, बच्चों को पैदा करना है। एंड मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस। मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस का क्या मतलब है, दैट नॉट टू मैरी एनी ज्यूज़ से मैरिज शादी वगैरह नहीं करनी है। एंड कि किसी ज्यूज़ से शादी नहीं करनी है, और ना किसी जिप्सी से, यानी कि अपने यानी कि अपनी रेस की प्योरिटी मेंटेन करनी है। यानी कि अब देखो, दे हैड टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज़, यानी ज्यूज़ से बिल्कुल दूर रहना था उन्हें। एंड लुक आफ्टर द होम, अपने घर को देखना था, अपने घर संभालना था। और एंड ओवर अबव टीच देयर चिल्ड्रंस, और फिर अपने बच्चों को पढ़ाना था नाजी वैल्यूज़, नाजी के बारे में सारी अच्छी आदतें उन्हें बतानी थी, ठीक है। दे वर रिजल्ट ऑफ द विक्ट्री ऑफ नाजिज्म। व्हाट वर द, अगला क्वेश्चन आ गया बच्चा,
व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ विक्ट्री ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी? जर्मनी में क्या रिजल्ट्स थे नाजिज्म की विक्ट्री से? का रिजल्ट क्या था? सो कैसे लिखोगे बच्चा? यस, द विक्ट्री ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप। तो क्या हुआ, नाजिज्म जब जीत गया, वहाँ पर नाजी पार्टी जीत गई, तब जर्मनी में डिस्ट्रक्शन होने लगा। डिस्ट्रक्शन किसका हुआ? डेमोक्रेसी का। और एस्टेब्लिशमेंट किसका हुआ? डिक्टेटरशिप का। इट ऑल्सो लीड टू द मिलिट्रिज्म एंड प्रिपरेशन फॉर द वॉर। इससे क्या हुआ? मिलिट्रिज्म यानी कि सेना को बढ़ाने का काम हुआ और वॉर की प्रिपरेशन शुरू हो गई। फाइन, अब देखो, यस, इन जर्मनी ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड एक्सेप्ट द नाजी पार्टी। नाजी पार्टी को छोड़कर बाकी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दी गई थी। फाइन, नाजिज्म अपोज सोशलिज्म कम्युनिज्म सो दैट एडवोकेट्स दिस फिलोसॉफीज वर आइदर जेल्ड और किल्ड। अब क्या था, नाजिज्म अपोज करता था सोशलिज्म को और कम्युनिज्म, सो द जो एडवोकेट्स थे उनके, वो फिलोसॉफीज ना झाड़े अपनी, ठीक है, तो उनको जेल कर दी जाए और मार दिया जाए। फाइन बच्चा, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. Yeah. Why do the USA show unwillingness to get involved in the Second World War initially? Why did it change its attitude afterwards? तो अब क्या हुआ? So students, तो जब यूएसए ने पहले मना कर दिया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में मेरा बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं लड़ूंगा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसे अपना मंतव्य चेंज क्यों कर दिया, अपना चेंज क्यों कर दिया एटीट्यूड? अब वो कैसे हुआ बच्चा पार्टी? लेट अस चेक आउट. या सो यूएसए हैड resisted involvement in the war. It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused. यानी कि यूएसए ने पहले ही मना कर दिया था कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं आऊँगा, बिकॉज पहले जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने झेली है मैं उसी से ही पार नहीं आ पा रहा हूँ, और तुम कहते हो कि मुझे वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़ लेनी चाहिए. बिल्कुल नहीं, इसने मना कर दिया था. बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग. लेकिन जैसा उसने कहा था वो ज़्यादा देर तक वर्ल्ड वॉर 2 से दूर नहीं रह पाया. वर्ल्ड वॉर 2 में उसे जाना ही पड़ा, ऐड होना ही होगा. अब ये कैसे बच्चा पार्टी? जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट. अब ईस्ट की तरफ, वाई इज इट नॉट वर्किंग या अब जो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ जापान जो था वो अपनी सारी पावर एक्सपेंड करे जा रहा था. ऐसा इतना है ना. या तो इस तरफ से, ईस्ट की तरफ से वो अपनी सारी पावर्स एक्सटेंड करे जा रहा था. तो उसने इंडो चाइना भी हड़प लिया था, ठीक है, और फ्रेंच इंडो चाइना हड़प लिया था. एंड वॉज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेसिस. तो उसने क्या सोचा था कि मैं उसके अमेरिका के नेवल बेसिस पर भी हमला करूँगा. उसके बाद क्या हुआ बच्चा? ये देखो, उसके बाद जो होता है वो आप सोच भी नहीं सकते. सोच तो लोगे, ठीक है, पढ़ा होगा तो. Why is it not working? Yeah, it's not working. Yeah. So students, when Japan extended its support to the Hitler and bombed the 20 US base था वहाँ पर जो पर्ल हार्बर में, तो हार्बर में जो बेस था, तो यूएस ने एंटर की जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर. द वॉर एंडेड इन मई 1945. तो वॉर क्या हुई? वॉर ख़त्म हो गई. तो वो वॉर ख़त्म हो जाती है बच्चा. तो आप सोच रहे होंगे कि पर्ल हार्बर पे जब उसने अटैक किया, जापान ने जब पर्ल हार्बर, यूएसए के बेस पर्ल हार्बर पे अटैक किया, तो क्या यूएसए चुप होकर बैठा रहा क्योंकि उसे वॉर में पढ़ना ही नहीं था? लेकिन नहीं बच्चा, जैसा कि हमें बताया गया है कि वो
उसको आना ही पड़ा आखिरकार उसमें वॉर में, है ना। तो क्या हुआ बच्चा, यूएस ने क्या कर दिए, अपने 2 एटम बम्स ड्रॉप कर दिए, अपने 2 एटम बम फेंक दिए वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी में, जो कि जापान में हैं, ठीक है। और इसी से ही हिटलर की डिफीट हो जाती है और मई 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाती है। और अब मैं आपको बता दूं बच्चा कि ये वॉर स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी 1939 से लेकर 1945, और वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 सॉरी, ये वर्ल्ड वॉर 2 एंड दिस इज़ वर्ल्ड वॉर 1, जो कि 1914 से हुई थी 1918 तक। फाइन, याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ना, चलो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। बच्चा मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन बैंक लेके आई हूँ यहाँ पे, चाहे 1 मार्कर हो, 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो या फिर 5 मार्कर्स हो, सारे क्वेश्चंस आपको मेरे इस वीडियो में मैं मतलब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 कर ये वीडियोस में आपको मिल जाएंगे बच्चा, पूरे चैप्टर। आई नो डैट दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, बट हो जाएगा, करने से ही होगा, ठीक है। सो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेट अस वर्क मोर। Okay, so question number 10 is, why was the International Military Tribunal set up in Nuremberg at the end of the Second World War? आखिर इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल क्यों सेटअप की गई थी न्यूरेमबर्ग में, जो कि जर्मनी में है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हो गई थी? तो किस लिए की गई? तो देखो बच्चा, मेन बात आती है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को वहाँ पे सेटअप किया गया था न्यूरेमबर्ग में। किस लिए? टू प्रोसिक्यूट द नाजी वॉर क्रिमिनल्स, जो प्रोसिक्यूट द नाजी वॉर क्रिमिनल्स, जो नाजी ने वॉर में कांड किए थे ना, उनके जो क्रिमिनल्स थे, नाजी के फॉलोवर्स थे। अपने स्टार्टिंग में जो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो कहानी सुनी होगी, दैट किस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में जो आपने हेलमत की कहानी सुनी होगी, है ना, तो उसमें उसके फादर कैसे बात कर रहे थे ना, तो वही है। जैसे कि अब इनको मारा जा रहा था, जो कि अब इनको सज़ा दी गई थी, लेकिन बच्चा जो सज़ा दी गई थी वो सिर्फ 11 लोगों को दी गई थी, लेकिन जो ज्यूज़ और जिप्सीज मरे थे वो तो बहुत 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 सारे थे, कंफर्म भी नहीं थे कितने थे, ठीक है। तो बस इनको 11 ऑफिसर्स को सज़ा दी गई, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। और हिटलर तो मर ही गया था सुसाइड करके, ठीक है, पूरी फैमिली के साथ उसने सुसाइड कर लिया था। ओके, सो नाजीज फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस किस बेस पे किया गया? द ट्रिब्यूनल प्रोसिक्यूटेड द नाजीज क्रिमिनल्स अगेंस्ट पीस के शांति के अगेंस्ट जाकर इन्होंने जो काम किए थे, वॉर क्राइम्स किए थे, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, है ना, तो वही सब इन पर लगा के और इन्हें फांसी की सज़ा मिली। सो हाउएवर द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11, लेकिन क्या हुआ कि 11 ही लोगों को, नाजीज 11 लीडिंग नाजीज को ही डेथ पर चढ़ाया गया, मारा गया मतलब। मैनी अदर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, कई सालों को तो पूरी फुल लाइफ के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अब जिनको मरना था उनको तो मरवा दिया ना। चलो अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, व्हाट वाज हाइपर इन्फ्लेशन, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लीड टू हाइपर इन्फ्लेमेशन? तो क्या थी जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेमेशन, क्या हुआ, क्यों हाइपर इन्फ्लेमेशन हुई? सबसे पहले ये बताना होगा हमें कि हाइपर इन्फ्लेमेशन होता क्या है। देखो, हाइपर इन्फ्लेमेशन इज सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज फाइनोमिनली हाई, जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत हाई चले जाते हैं। और दिस सिचुएशन अगर इन जर्मनी 1932 में ये सिचुएशन आई थी जर्मनी के अंदर। तो कौन से रीजन्स आए थे, वो रीजन्स सुन लो। ये बच्चा अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। या क्वेश्चन आता है, आंसर है बच्चा, Germany had fought the war largely on loans and had to pay war reparation in gold. तो जर्मनी क्या थी, उसने वॉर के लिए भी बहुत बड़ा लोन लिया था और आखिर में जब वो हार गई तो उसे पे भी करना था। वो कैसे पे करेगी? तो उसने क्या किया, गोल्ड को
गोल्ड को ही पे करना शुरू कर दिया, गोल्ड से ही अपना पे करना शुरू कर दिया। दिस डिप्लिटिक गोल्ड रिजर्व्स एट द टाइम रिसोर्सेज वर सैक्री, यानी कि जितने भी गोल्ड रिसोर्सेज थी वो सब खत्म हो गए, और इसलिए जर्मनी में क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेमेशन। अब ये कैसे बच्चा, देखो हाइपर इन्फ्लेमेशन का मतलब समझ में आया आपको। देखो जब वहाँ पर पैसे कम पड़ने लगे, क्या सॉरी, जब वहाँ पर लोगों के पास ब्रेड खरीदने तक के पैसे नहीं बचे और वो अपना लोन चुकाते चुकाते थक गई थी जर्मनी की, तब क्या हुआ, तब बच्चा क्या सोचा सरकार ने कि हम बनाने लग जाते हैं नोट, यानी कि जो हमारे जैसे इंडिया में रुपीज़ हैं तो वो नोट और बनाने लगे और बनाने लगे और बनाने लगे, तो ढेर कर दिया उन्होंने नोट्स का। ऐसा क्या, आप ऐसे समझो कि जैसे गरीब के जेब में भर भर के गड्डियाँ थी नोट की, हर गरीब के ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो देखो इकोनॉमी में आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में कि जब देखो जब पैसे ज़्यादा होने लगे, ठीक है, जब पैसे ज़्यादा होने लगे, पैसे की प्रिंटिंग ज़्यादा होने लगी, तो जो वैल्यू होती है, जो सामान की वैल्यू होती है वो और बढ़ जाती है। नहीं, देखो अब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ज़्यादा होने लगे और सामान कम, तो ऐसे क्या हुआ, एक एक चीज़ की भी वैल्यू बढ़ने लगी। तो जितने ज़्यादा नोट प्रिंट करते गए वो, उतनी ज़्यादा एक चीज़ की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। समझ में आया, ठीक है। अब देखो कैसे लिखोगे, अब ये इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे। 1923 में क्या कहा, जर्मनी ने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं पे करेंगे, अब कुछ बचा हो तभी तो पे करें। तो फिर क्या हुआ, फ्रेंच ने क्या कर दिया, बोला कि अगर पे नहीं करेगा तो ठीक है, हमारे पास और भी तरीके हैं पैसे निकलवाने के। तो क्या हुआ, उसने फ्रेंच ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, लीडिंग इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल एरिया था एक तरीके से, ये इकोनॉमी को बढ़ाने वाला एरिया था, रूर। तो रूर को उसने ऑक्यूपाई कर लिया और उसके अंदर का जितना भी कोल था वो छीन लिया, ठीक है। जर्मनी रिटेल्ड विद पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली कंटिन्यूसली। फिर उन्होंने इतने नोट छापे, इतनी पेपर करेंसी छापी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं बची, ठीक है। क्या हुआ ऐसे, विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। अब क्या हुआ, इतनी ज़्यादा प्रिंटेड कम मनी थी तो इसलिए जर्मनी के मार्क की वैल्यू गिर गई, यानी बहुत कम वैल्यू हो गई और सामान की महंगाई बढ़ती चली गई। फाइन, अब देखो एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच लीड टू द राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी सॉरी द फैक्टर्स विच लीड टू द राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी वो क्या क्या फैक्टर्स थे बच्चा, लेट अस चेक आउट देम। Germany was compelled to sign the treaty by which, so Germany was compelled to sign the treaty by which she had to pay a huge war indemnity. Okay, so this treaty created the feeling of dissatisfaction among the people of Germany. The Weimar Republic was regarded as a symbol of national डिस्ग्रेस। तो क्या हुआ, जर्मनी ने जो ट्रीटी साइन की थी, एक्सक्यूज मी, हाँ ओके फाइन, जर्मनी में से जो साइन की थे ट्रीटी, उसकी वजह से उसको बहुत सारे पैसे पे करने पड़े, बहुत अमाउंट पे करना पड़ा। दिस ट्रीटी क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल ऑफ जर्मनी। इससे क्या हुआ बच्चा, इस ट्रीटी की वजह से क्या हुआ, लोगों में डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आने लगी। द वीमर रिपब्लिक वॉज रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ नेशनल डिस्ग्रेस, यानी कि अब लोग उसमें विश्वास नहीं कर रहे थे, उसको डिस्ग्रेस का एक चिन्ह मान रहे थे। Hitler assured the Germans about the restoration of the old prestige, so they became his followers. तो अब क्या हुआ, अब इतनी मुसीबत में अगर कोई आदमी आपसे आकर कहे कि मैं सब 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 ठीक कर दूंगा,
आपकी कंट्री को एकदम टॉप पे ले जाऊंगा, है ना। तो आप कितना खुश होगे और आप कितने इन्फ्लुएंस होंगे उस आदमी से, है ना। तो इसी तरीके का मसीहा बनकर आया था जर्मन के लोगों के लिए हिटलर, ठीक है। सो हिटलर ने क्या कहा था कि जर्मन्स को उसने क्या कहा था, द रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड प्रेस्टाइज, जो हमारी पुरानी इज्जत है, जो हमारी इज्जत है, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा, ठीक है। ऐसा उसने वादा किया। तो सब इतने दुखी थे कि उसके वादे को सबने मान लिया कि कोई तो है जो हमारे लिए सोच रहा है। तो ऐसे जर्मन फॉलोवर बने इसके जर्मन्स। जर्मनी हैड टू फेस अ ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी को क्या करना पड़ा, बहुत सारे ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़े फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। मैनी सोल्जर्स वर नो मोर इन सर्विस, जो कई सारे सोल्जर्स थे वो सर्विस में अब नहीं थे, बूढ़े हो गए थे, रिटायर हो गए थे, है ना। तो इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। ट्रेड एंड कॉमर्स वर रुइंड, जो ट्रेड और कॉमर्स थे वो सब लूट लिए गए, ठीक है। In 1929 there was however a great slump in Europe। एक बाढ़ सी आ गई थी 1929 में यूरोप में। कैसी बाढ़, जर्मनी के जो अनएम्प्लॉयमेंट और स्टारवेशन की चपट क्या कहते हैं उसे, चपेट में आ गया था जर्मनी अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टारवेशन के। द प्राइसेस रोज एंड वैल्यू ऑफ मनी फेल, जो प्राइसेस थे और चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने लगे और मनी की वैल्यू और भी कम होती गई। द जर्मन्स हैड नो फेथ इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी पार्लियामेंट सिस्टम में उन्हें किसी तरीके का कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। फाइन, इट वॉज अगेंस्ट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो ये सब क्या था, उनके कल्चर और ट्रेडिशन से बिल्कुल विरुद्ध था। दे एट वंस गेव सपोर्ट टू अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ एक्शन। तो उन्होंने एक बार क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो इसको एक बार ट्राई कर लेने देते हैं, देखते हैं ये कुछ कर पाता नहीं, वादे तो बहुत बड़े बड़े कर रहा है, देखते कुछ कर पाता है कि नहीं, ठीक है। सो उस टाइम पे उन्होंने एक बार सपोर्ट किया स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ एक्शन जिसे कहा जाता था, हिटलर को। Who could turn their dreams into reality, जो उनके सपनों को साकार कर सकता था, सच कर सकता था। सो क्वेश्चन नंबर 13 था बच्चा पार्टी, What were the provisions of the famous Enabling Act? क्या क्या provisions थे famous Enabling Act के? On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. The provisions of the Enabling Act were given below. इसके provisions क्या हैं? 3rd March 1990 में जो Enabling Act हुआ था उससे क्या क्या provisions थे? अब देखो, दिस एक्ट एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी हट गई और डिक्टेटरशिप खड़ी हो गई। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइड लाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। इससे क्या हुआ, हिटलर का फ़ायदा हुआ, इससे तो और किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो पार्लियामेंट था उसको उसने हटा दिया, साइड लाइन किया और रूल बाय डिक्री शुरू कर दिया। सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड, सबको बैन करवा दिया गया इसने इसी बहाने। और नाजी पार्टी और उसके एफिलिएट्स यानी फॉलोवर्स जो थे, उसके जो कार्यकर्ता थे, उनको छोड़कर द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया एंड आर्मी एंड जुडिशरी। सारी चीज़ों पर इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। कौन कौन सी चीज़, इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, judiciary. Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. जो स्पेशल सर्विलेंस बनाई गई थी, स्पेशल फोर्स बनाई थी इसने, स्पेशल सर्विलेंस जैसे कहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो इसने क्रिएट की थी, जिसका जो कौन थी, किस लिए की थी, टू कंट्रोल ओवर द सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। जो नाजी चाहती थी वही होता था, ओके। अगला आता है बच्चा 14th क्वेश्चन, व्हाट प्रॉमिसेस डिड हिटलर मेक टू द जर्मन पीपल। तो हिटलर ने ऐसे कौन कौन से प्रॉमिसेस किए थे जर्मन
से कि वो इतनी ज़्यादा मोबिलाइज हुए उससे सॉरी। कितना बड़ा है, मैं समझाते समझाते थक जाऊंगी और तुम समझते समझते, राइट। चलो कोई बात नहीं, करना तो सबको है। आई थिंक ज़्यादा टाइम हो गया ना। हाफ एन आवर हो गया है पूरी वीडियो को, ज़्यादा लंबा वीडियो अच्छा नहीं रहेगा। चलो लेट मी क्लोज दिस। तो ये जो 14 क्वेश्चन है बच्चा, ये हम करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। यहाँ तक आपका पार्ट 2 ख़त्म होता है। तो याद रखना है 14 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, और हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13। सो बच्चा पार्टी, दिस वॉज योर चैप्टर, this was your chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler, class 9th History NCERT solutions. So at last I would like to say, please like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching my video. Bye bye.